नाजरीन, गुलबूटे के प्रोग्राम बड़े लोगों के इश्क में आपका इस्तकबाल है। खुशामदीद। लाजिम है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो मौजू है अल्लामा इकबाल के माशके। माशका हमारे समाज का एक रुस्वा लफ्ज़ है, लेकिन समाज में इसका रिवाज रहा है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल से इस लफ्ज़ को जोड़कर इसे मोहतरम या मुक़द्दस करना हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि अल्लामा इकबाल के रोमान परवर ज़हन का ये पहलू भी आपके सामने पेश करें ताकि इस मौजू पर मालूमात दस्तयाब हो सके। आज हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं मारूफ व मोतबर शायर व अदीब बशीर परवाज़ साहब। परवाज़ साहब, चलिए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप पहले मौजू की अफादियत व अहमियत पर रोशनी डालें। नाज़रीन कराम और आसिफ इकबाल साहब, इकबाल के माशके ये मौजू बेशक अनोखा है और पुरकशिश भी है, लेकिन नया नहीं है। इससे कबल बहुत कुछ इस पर लिखा जा चुका है और अदबी मजलिसों में इस पर बहस भी हुई है। यहाँ हमारा मामला ऐसा है, गाहे गाहे बाज ख्वाए किस्सा पारी न रहा। हजरात, मौजू में जिनसियात का पहलू भी नहीं है और ना कोई फहाशी है, तो इसमें नागवारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मौजू मोहब्बत है। फितरत ने इंसान को मोहब्बत का तोहफा दिया है, ख्वाह इश्क मजाजी हो कि इश्क हकीकी हो। इश्क जिंदगी का एक अहम जुज है। गोया माशका इंसान की फितरत सानिया है। लफ्ज माशका को तमस्कुर की निगाह से देखना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। मुझे नहीं किसी असलूब शायरी की तलाश, तेरी निगाह का जादू मेरे सुखन में रहे। बड़े लोगों की जिंदगी में मोहब्बत वाला पहलू गैर अहम सा महसूस होता है। ऐसा नहीं कि इन बड़े लोगों की जिंदगी में मोहब्बत की कोई अहमियत ही नहीं। बात दरअसल ये है कि इनकी शख्सियत के जो दूसरे पहलू होते हैं वो बहुत हंगामा खीज, बहुत ताबनाक और गूंजदार होते हैं, जिसकी वजह से इनकी मोहब्बत का ये पहलू दब जाता है। आमतौर पर बड़े लोगों के ताल्लुक से हमसे दो गलतियां सरजद होती हैं। अव्वल तो ये कि हम या हमारी राय इन बड़े लोगों के ताल्लुक से फरिश्तों वाली होती है, यानी उनमें कोई बशरी कोताहियां हो ही नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि मोहब्बत को हम एक आमियाना और घटिया बात समझते हैं। अजीब बात है, शेर व अदब में मोहब्बत की बातें, मोहब्बत का बयान तो पसंद करते हैं, लेकिन जिंदगी में मोहब्बत के अमल दखल को बुरा समझते हैं, उसे नफरत करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये बड़े शायर और अदीब मोहब्बत नहीं किए होते तो अदब का बेशतर हिस्सा, बल्कि बहुत सारा हिस्सा वजूद में ही नहीं आता। हम अपने महबूब अजीम शायर और फलसफी के जिंदगी के इस पहलू से अगर वाकिफ होना चाहते हैं तो इसमें मज़ाए का क्या है? माशाअल्लाह, मौजू पर आपने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। आमदन बरसर मकसद अल्लामा इकबाल के आलम शबाब के मुतालिक कुछ अर्ज़ कीजिए ताकि हमारे नाजरीन नौजवान इकबाल के मुतालिक कुछ जान सकें। आसिफ इकबाल साहब, इकबाल जिंदा जज्बात के नौजवान हैं। उनकी एक सवाने हयात है, खद्दो खाले इकबाल। उसे पता चलता है कि सियालकोट की कुछ रंगरलियों से मुतालिक। जब वो लाहौर आए एमए करने के लिए, तो वो या उनके जज्बात
तासीर हुस्न से महफूज नहीं रह सके। उनके इस मामले से मुतालिक इकबाल सिंह की एक तसनीफ है, एर्डेन पिलग्रिम, ओरिएंटल लॉन्गमैन ने शाये किया है। यह अंग्रेजी की तसनीफ है। उसके एक इक्तबास को मैं पेश कर रहा हूं। दरअसल उनके इक्तबास का ये उर्दू तर्जुमा है। वो रकम तराज है, लिखते हैं कि इकबाल से मुताल्लिक आम तौर पर हुस्न व इश्क की दास्तानें मशहूर हैं। इकबाल बिलुमूम अपनी शामें तवाइफों के कोचे में गुजारा करते थे। वो कोचा जहां हुस्न शबाब से भरपूर लड़कियां अपने खरीदारों को हरारत कल्बी नेज लज्जत हमागोशी से नवाजा करती थी। इस इक्तबास की तस्दीक अल्लामा इकबाल पर उनकी सवाने हयात लिखने वाले मुसन्निफ अब्दुल मजीद सालिक से भी होती है। जिक्र इकबाल में इकबाल सिंह की बात की तायीद करते हैं। वो लिखते हैं, रंग रंगलियों का जिक्र आ गया तो ये भी सुन लीजिए कि इकबाल अनूफवान शबाब में अपने अहद के दूसरे नौजवानों से मुख्तलिफ न थे। बिलाशुबा वो मिस्री ही की मक्की बने रहे, शहद की मक्की कभी नहीं बने, और आज भी उनके देरीना अहबाब इस गुजरे हुए जमाने की रंगीन मजलिसों की याद अपने दिलों से लगाए हुए हैं। इस नोयत की लग्जिशों का होना बुरी बात है। ये 19वीं सदी या 20वीं सदी की 2 दहाइयों तक इन तमाशा बीनी को गुनाह कबीरा में शुमार नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ डॉक्टर ताराचंद रस्तोगी कहते हैं कि इकबाल को जमींदारों और जागीरदारों के पस मंजर में नहीं देखना चाहिए। जो मायूब चीज है सो मायूब है। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जवानी दीवानी होती है। यहाँ इस वक्त पर इस महल पर मेरा खुद एक शेर याद आ रहा है जो शायद इकबाल के कवायद की अच्छी तर्जुमानी कर सकता है। मेरा एक शेर है, दिल की थी दीवानगी इसके बुता तक आ गए, फिर कदो गेसू से होकर लामकान तक आ गए। बहुत ही मौसर और मुदल्लिल अंदाज में नौजवान इकबाल के कवायद पेश किए। यहाँ पर मुझे ऐश कंवल का एक शेर याद आ रहा है, आज मुझे मालूम हुआ कि ये मेरी नादानी है, आके फरिश्ते ढूंढ रहा हूँ नाहक मैं इंसानों में। परवाज साहब, हम चाहेंगे कि यूरोप वाले इकबाल के मुतालिक हम मज़ीद जानें, मज़ीद मालूमात हासिल करें। यूरोप में अल्लामा इकबाल की मुलाकात अतिया फैज़ी से हुई। इकबाल की ज़िंदगी में एक रंगीन सफ़े का इजाफ़ा हुआ। उनकी जज्बाती ज़िंदगी में एक नुमायाँ तब्दीली आई। बेशक मगरिब के आज़ाद माहौल में दाखिल होती ही इकबाल की ज़िंदगी में एक नुमायाँ तब्दीली हुई। मगरिब की नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठाया। उन्होंने दोस्तियाँ बढ़ाईं। दोस्तियाँ बढ़ाने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। उनके दोस्तों में मगरिब की हसीन दोशीज़ाएँ भी थीं और मशरिक की दुख्तरान खुशगुलू भी शामिल थी, जिसमें अतिया फैज़ी भी हैं। अतिया फैज़ी से एक गुना उनका ताल्लुक़ हुआ, क़ुर्बतें बढ़ती गईं और इसका जिक्र इकबाल ने अपने खतूत में किया है। अतिया बेगम ने 1947 में इकबाल के इन खतूत को शाये किया है और ये खतूत अंग्रेज़ी में है, इकबाल्स लेटर टू अतिया बेगम। इन खतूत से उनकी कुर्बत, उनके रिश्तों की वजाहत होती है। हालांकि इकबाल अतिया बेगम से मुखातिब जब होते थे या इकबाल अतिया बेगम से जब भी ख़त लिखते थे तो बड़ा मोहतात अंदाज इख्तियार करते थे। इसके बावजूद भी इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। कहीं न कहीं यह अंदाज़ा हो जाता है
کہ عطیہ فیضی کے لیے اقبال کے دل میں ایک نرم گوشہ تھا، ایک لطیف گوشہ تھا۔ عطیہ بیگم یہ شاہی خاندان کی فرد تھی اور ان کی شادی بھی شاہی خاندان میں ہوئی۔ سماجی پوزیشن کے لحاظ سے عطیہ بیگم سے اقبال کا مرتبہ کچھ بلند نہیں تھا۔ یہاں ایک بات یاد آتی ہے کہ عطیہ بیگم جو کبھی عطیہ فیضی تھیں، یہ مرور جنجیرہ کے شاہی خاندان کی دختر تھیں۔ اور ایک بات بتا دیتا ہوں کہ مولانا شبلی نعمانی بھی عطیہ فیضی کو خطوط لکھے جس میں یہ محبت کے جذبات کا اظہار انہوں نے کیا۔ تو یوں کہیے کہ عطیہ فیضی کی محبت میں صرف اقبال ہی نہیں بلکہ شبلی نعمانی بھی گرفتار تھے، مگر عطیہ فیضی بڑی زندہ دل و دماغ کی عورت تھیں اور انہیں اپنے سماجی وقار کا بہت پاس تھا، اس لیے وہ کہیں بھی اس بات کا اظہار نہیں کرتی ہیں یا کہیں بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ دونوں طرف بھی آگ برابر لگی ہوئی۔ بہرکیف اقبال کے عطیہ فیضی کے ساتھ کی رشتے کافی مقبول ہیں، اس چیز سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ جرمنی میں اقبال کی ملاقات ایک اور خاتون سے ہوئی ہیں جس سے ان کی دوسری قربت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ مس ویگناس یہ کالج میں فلسفہ پڑھاتی تھیں، بڑی حسین خاتون تھیں۔ اقبال ان کے لیے بہت سے خطوط لکھے ہیں۔ جب جرمنی سے اقبال لندن چلے گئے تو لندن سے بھی انہوں نے اس خاتون کو خطوط لکھے ہیں۔ اس خطوط سے ان کے زندگی کا ایک اور رومانی پہلو نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے اقبال مغرب میں رہے، وہ اپنے آپ کو حسن کے جھرمٹ سے بچا نہیں سکے۔ یورپ سے لوٹنے کے بعد اقبال کی نجی زندگی میں، خاص طور پر ازدواجی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آئیں۔ سنا ہے کہ اقبال کی 3 بیویاں تھیں لیکن انہوں نے 4 شادیاں کی۔ اس کی وضاحت کیجئے تاکہ ہمارے ناظرین کو معلوم ہو سکے۔ 1908 میں جب اقبال تعلیم ختم کر کے ہندوستان لوٹے، انہیں ایک نفسیاتی بحران سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ بے حد ذہنی الجھن میں تھے، وہ اپنے ماحول اور حالات سے دل برداشتہ ہو گئے تھے اور وہ اس حالت میں اپنے ملک سے بھاگ جانے کا بھی بڑی سنجیدگی سے سوچ رہے تھے، جس کا ذکر انہوں نے عطیہ کو لکھے ہوئے ایک خط میں کیا ہے، اور عبد المجید سالک نے ذکر اقبال میں اس خط کا ذکر بھی کیا ہے۔ بہرحال ذہنی الجھن میں اس قدر متاثر تھے کہ وہ اپنے دیش کو چھوڑ کر جانے کی بھی تیاری میں تھے۔ وہ اپنی ساری ذہنی الجھن کا، اپنی ساری پریشانیوں کی ذمہ داری اپنی پہلی بیوی کو سمجھتے تھے۔ ہوا یوں کہ نوجوانی میں ان کی مرضی کے خلاف زبردستی سے ان کی شادی کی گئی تھی۔ اقبال سے اپنی بیوی کے ساتھ مناسبت پیدا ہی نہیں ہوئی۔ ایک طرف تو فیضی نے شادی سے انکار کر دیا اور دوسری طرف اقبال اپنی پہلی بیوی کے ساتھ زندگی گزار کر زندگی کو جہنم بنانا نہیں چاہتے تھے۔ اس طرح ذہنی الجھن میں مبتلا ہو کر غم اور غصے میں اقبال نے ایک جذباتی فیصلہ کیا جو فلسفیانہ نقطہ نظر سے غلط فیصلہ تھا۔ بہرحال غم و غصے میں انہوں نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا اور کسی کے مشورے پر
सरदार बेगम से उन्होंने निकाह कर लिया। अभी सरदार बेगम की रुखसती भी नहीं हुई थी कि अल्लामा इकबाल को गुमनाम खतूत मौसूल होना शुरू हुए, जिसमें सरदार बेगम के किरदार पर कीचड़ उछाला गया था। अल्लामा इकबाल दिल बर्दाश्ता हो गए और उन्होंने सरदार बेगम को तलाक देने का सोचा और दिल में उन्होंने तलाक भी दे दिया। अभी इन उलझनों से वो बाहर भी नहीं निकले थे कि उनको लुधियाना से एक रिश्ता आ गया। वहाँ के मकबूल मशहूर डॉक्टर सज्जाद अली की बेटी मुख्तार बेगम का रिश्ता उनके लिए आया था और उनकी बहन दुल्हन को देखकर आई और इतनी तारीफ की दुल्हन की कि वो इकबाल बगैर देखे उन्होंने मुख्तार बेगम से शादी की। जब लुधियाना से दुल्हन लाहौर आई और इकबाल ने मुख्तार बेगम को यानी अपनी बीवी को करीब से देखा तो उनके होश उड़ गए, वो हवास बाख्ता हो गए, क्योंकि मुख्तार बेगम इतनी खूबसूरत नहीं थी। बाद में तफ्तीश करने के बाद पता चला कि इकबाल के साथ धोखा हुआ है। उन्हें बहुत बड़ा धक्का लग गया। वो अभी इस कश्मकश में, इस जहनी अजियत में थे कि और एक बात हो गई। हुआ यूं कि सरदार बेगम, जिसे अल्लामा इकबाल ने अपने दिल में तलाक दे दिया था, उनका खत मौसूल हुआ। उन्होंने इकबाल को खत लिखा कि तुम आओ और आकर मुझे निकाह करके ले जाओ, वरना मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। फिर उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि तुमने बगैर सोचे समझे, बगैर गौर व फिक्र किए, जज्बाती तौर पर अफवाहों पर भरोसा करके ये फैसला किया है। आप जैसे ज़हीन शायर को, दानिश्वर को ये ज़ेबा नहीं देता। अल्लामा इकबाल को एहसास हुआ, तफ्तीश की तो ये हकीकत सामने आई कि सरदार बेगम बहुत पाक किरदार की खातून थी, बहुत अच्छे किरदार की खातून थी। तो अपनी नदामत को, अपनी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए इकबाल चाहते थे कि सरदार बेगम को फिर वापस लाएं, मगर एक मसला हलाला का हो जाता है। तलाक के बाद फिर दोबारा शादी करने के लिए हलाला करना ज़रूरी होता है। इकबाल बड़ी जहनी परेशानी में मुब्तला थे, लेकिन एक आलिम ने यह फतवा दिया, चूंकि सरदार बेगम के साथ शबे उरूसी नहीं गुजारी थी, इसलिए हलाला का कानून इकबाल पर लागू नहीं होता। फिर भी इकबाल अपनी दिल की सुनकर सरदार बेगम से निकाह किया और उन्हें वापस लाया। इस तरह से इकबाल की 2 बीवियां और 3 निकाह हो गए। इस तरह वो अपनी दूसरी और तीसरी बीवी के साथ और जिंदगी गुजार रहे थे, तो उसमें उनकी पहली बीवी सियालकोट से लाहौर आई। तो अब एक दौर ऐसा गुजरा इकबाल की जिंदगी का जिसमें उनके साथ 3 बीवियां, 2 बच्चे आफ्ताब और मेराज, इस तरह का खानदान था। मुख्तसर ये कि इकबाल की खानगी जिंदगी के जो तजुर्बे हुए हैं, तल्ख तजुर्बे, या उनकी रूमानी जिंदगी के जो हादसात हुए हैं, उसे पता चलता है कि इकबाल ने भी महसूस किया कि एक कामयाब और बड़ा शायर बनना बहुत आसान है, मगर शोहर बनना बड़ी मुश्किल की बात है, और वो भी 3-3 बीवियों का शोहर। मुख्तसर ये कि इकबाल ने ये महसूस किया। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। शुक्रिया। नाजरीन, आज के मौजू पर बड़ी सरहासिल गुफ्तगू हुई। मुझे यकीन है आप मुतमईन हुए होंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। शुक्रिया।